हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का 18 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए, आई होप कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपनी आरआरबी एनटीपीसी की भी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ एज ए प्रैक्टिस सेट। तो अभी तक लगभग 4 प्रैक्टिस सेट अपने हो चुके हैं। अभी आगे भी और आने वाले हैं, तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है 1055 डिवाइड बाय कोट 35। तो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या मतलब, एक डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं एज आइडेंटिटी, कि जब कभी भी आपको 10 बाई कोट बी दे रखा हो और a प्लस बी इक्वल टू 90 हो, तो उस केस में 10 बाय कोट भी जो होता है वो आपके पास 1 के बराबर हो जाता है। अब ये कैसे आया, इसको अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पे आप देखिए a प्लस बी अगर 90 है तो a की जगह में 90 माइनस बी डाल सकता हूं। तो ये 10 में a की जगह मैंने डाल दिया 90 माइनस बी, और नीचे में है अपने पास कोट बी। तो एक फॉर्मूला होता है कि जब कभी भी 10 में 90 में कुछ माइनस करना हो तो वो कोट के बराबर हो जाता है। दैट मीन्स कि 10 90 माइनस एक्स जो है वो आपके पास कोट एक्स के बराबर हो जाता है। सेम तरीके से कोट 90 माइनस एक्स भी 10x के बराबर हो जाता है। तो यहां पे अगर मैं x की जगह b डालूं तो 10 90 माइनस बी को मैं कोट b लिख सकता हूं, और नीचे में भी अपने पास है कोट b, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं 55 प्लस 35 90 होता है, तो यहां भी मैं बोल सकता हूं ये कितना हो जाएगा 1 के बराबर। Pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 8 hours respectively. Both pipes are opened together for 3 hours. After that, pipe A is closed and B continue to fill the tank. In how many hours will the tank be filled? तो देखिए, एक पाइप ए है जो टैंक को 6 घंटे में पूरा भर देता है, और एक पाइप बी है जो टैंक को 8 घंटे में पूरा भर देता है। बोला जा रहा है कि शुरुआत के 3 घंटे दोनों पाइप को खोला गया, लेकिन उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और केवल पाइप बी को ही खुला रखा। तो पूरा टैंक कितनी देर में भर जाएगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो टैंक की टोटल कैपेसिटी को कुछ मान लेते हैं, जिसके लिए अपन ले लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो देखिए 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो अब मैंने मान लिया कि भैया 24 लीटर का एक टैंक है, पाइप है जो है 6 घंटे में उसको भर रहा है, तो हर घंटे कितना पानी डालेगा 24/6, मतलब 4 लीटर पानी डालेगा। और पाइप भी 8 घंटे में उसको भर रहा है, तो हर घंटे कितना पानी डालेगा 24/8, मतलब 3 लीटर। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। एक घंटे में ये कितना काम कर सकते हैं, यही इनकी एफिशिएंसी होती है। तो पाइप ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालेगा, पाइप बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालेगा। अब शुरुआत के 3 घंटे दोनों पाइप को खोला गया, तो दोनों पाइप मिला के कितना पानी डालेंगे, 4 + 3 7 लीटर। 3 घंटे के लिए खोला गया तो कितना पानी जाएगा, 7 × 3 = 21 लीटर। तो शुरुआत के 3 घंटे में जो टैंक है वो 21 लीटर भर जाएगा, और टोटल कैपेसिटी है 24 लीटर। मतलब अब टैंक कितना बचा है, तो अब 24 - 21 दैट इज इक्वल टू 3 लीटर बचा है। अब पाइप ए को बंद कर दिया गया, अब सिर्फ पाइप बी खुला हुआ है, और पाइप बी हर घंटे कितना पानी डालता है, 3 लीटर पानी। 3 लीटर ही डालना है क्योंकि अब टैंक इतना ही खाली है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगले 1 घंटे में पाइप बी पूरे टैंक को भर देगा। तो देखिए, शुरुआत के 3 घंटे तो दोनों पाइप खुले रहे, फिर 1 घंटे के लिए पाइप ए को बंद कर दिया लेकिन बी को खुला रखा, तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 + 1 4 घंटे। तो पाइप, ये दोनों पाइप जो है इस तरीके से टैंक को 4 घंटे में पूरा भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफर द बिलो टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे एक टेबल अपन को दे रखी है, बोला जा रहा है कि इंजीनियरिंग में 120 लड़के पढ़ते हैं और 80 लड़कियां पढ़ती है। मेडिकल में 80 लड़के पढ़ते हैं और 120 लड़कियां पढ़ती है। क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज मेडिकल आर बॉयज। तो यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा है कि मेडिकल के अंदर स्टूडेंट्स का कितना परसेंट हिस्सा बॉयज है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो मेडिकल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट जो है वो 80 + 120 दैट इज 200 है। अब इसमें कितना बॉयज है, तो इसमें मैं बोल सकता हूं 80 बॉयज है। तो कितना परसेंट हो गया, 80/200, और मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि परसेंट में निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 40% के बराबर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2।
The given pie chart shows the amount spent on various sports by a sports academy in a particular year. Study the pie chart and answer the question that follow. तो देखिए यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दे रखा है और ये जो पाई चार्ट है वो अमाउंट ऑफ मनी दिखाता है कि अलग अलग स्पोर्ट्स पे कितना पैसा खर्च हुआ एक साल के अंदर। तो उसका डेटा अपन को दे रखा है, मतलब डायरेक्टली डेटा नहीं दे रखा, रुपीज में नहीं दे रखा, अपन को डिग्री में दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे क्रिकेट जो है वो 100 डिग्री, इसका मतलब जैसे अगर डिग्री में कभी भी पाई चार्ट दे रखा हो तो उसका टोटल अपन हमेशा 360 डिग्री मानते हैं। अगर आप चाहे तो इसको ऐड करके भी देख सकते हैं, ये 360 डिग्री आएगा। तो 360 डिग्री में से 100 डिग्री पार्ट जो है वो क्रिकेट के ऊपर खर्च हुआ। अब जैसे क्वेश्चन अपन से बोल रहा है कि इफ 42,000 वर स्पेंट ऑन सोकर, देन द मनी स्पेंट ऑन बैडमिंटन, टेनिस एंड रग्बी टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द मनी स्पेंट ऑन क्रिकेट, स्विमिंग एंड हॉकी टेकन टुगेदर। तो देखिए बोला जा रहा है कि अगर सोकर के ऊपर 42,000 रुपए खर्च होते हैं तो बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी पर मिला के जो पैसा खर्च होगा वो क्रिकेट, स्विमिंग और हॉकी पर मिला के खर्च हुए पैसे से कितना परसेंट ज्यादा या कम है, यह अपन से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैडमिंटन और टेनिस और रग्बी इन तीनों पे मिला के कितना पैसा खर्च हुआ, तो बैडमिंटन है अपना ये ग्रे कलर का, फिर टेनिस है अपना ये येलो कलर का, फिर उसके बाद रग्बी, रग्बी ये है ग्रीन कलर का। तो मिला के तीनों पे कितना पैसा खर्च हुआ, तो ये हुआ 25 प्लस 65 प्लस 45, दैट इज कितना हो गया ये अपने पास 65 प्लस 45 हो जाता है 110, 110 प्लस 25 135। तो 135 डिग्री पैसा खर्च हुआ बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी पे। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं क्रिकेट, स्विमिंग और हॉकी पे मिला के कितना खर्च हुआ, तो देखिए क्रिकेट अपने पास ये है 100 डिग्री, फिर स्विमिंग, स्विमिंग की अगर अपन बात करें तो स्विमिंग कौन सा, ये वाला 60 डिग्री, और हॉकी, हॉकी कौन सा, ये वाला 30 डिग्री। तो इन तीनों पे मिला के कितना खर्च हुआ, तो 30 प्लस 100 प्लस 60 दैट इज 190। तो इन तीनों पे मिला के 190 डिग्री खर्च हुआ। अब अपन से पूछा जा रहा है कि ये 135 डिग्री 190 डिग्री से कितना परसेंट ज्यादा या कम है। तो देखिए ऑब्वियस है ज्यादा तो नहीं है, अपन देख सकते हैं 135 छोटा होता है 190 से, दैट मीन्स कम है। तो कम के हिसाब से दो ऑप्शन तो अपने ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ये ऑप्शन नंबर 3 और सॉरी ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1, ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि इनमें तो बोला गया है कि 135 डिग्री ज्यादा है, लेकिन ज्यादा तो है नहीं, कम है। तो अब कितना कम है, तो यहां पे आप देखिए 190 में से 135 अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 55 के बराबर। दैट मीन्स कि 55 डिग्री कम है, कितने पे, 190 डिग्री पे। क्योंकि यहाँ पे अपन को कंपैरिजन जो है वो क्रिकेट, स्विमिंग और हॉकी के साथ करना है। बोला जा रहा है कि क्रिकेट, स्विमिंग और हॉकी के कंपैरिजन में कितना कम या ज्यादा है। तो कितना कम है, 55 डिग्री कम है, कितने पे, 190 डिग्री पे। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 10 तो 10 अपना कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखिए 19 का 3 बार में होता है 57, तो ये जो है वो 30% से कम हो जाएगा। क्योंकि यहां पे अगर ये 57 होता तो 19 का 3 आ जाता और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 आ जाता, लेकिन 57 से कम है तो 30% से कम होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है 34.87, एक है 28.95। तो इन दोनों में 30 से कम कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। तो बस यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या उसको सोल्व करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर अपन को निकल गया, बस बहुत है। In a circular race of 4800 meter, A and B start from the same point and at the same time with speeds of 36 and 54 km per hour. When will they meet again for the first time on the track if they are running in the opposite direction? तो यहाँ पे आप देखिए एक सर्कुलर रेस है जिसका पेरीमीटर अपन को दे दिया 4800 मीटर, और ए और बी दो लोग हैं जो कि सेम टाइम पे सेम पॉइंट से भागना स्टार्ट करते हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में। ए इधर की साइड भागता है और बी इधर की साइड भागता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ये पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखिए ए की स्पीड कम है, वो 36 की है, और बी की है 54। इसका मतलब इतना तो पक्का है कि ए जो है वो आधे से कम कवर करेगा और बी जो है वो आधे से ज्यादा कवर करेगा। फिर वो अपना मतलब नहीं है उससे, उसकी अपन को कोई सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला एक होता है, यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा है टाइम, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो ये जो सर्कल है इसका पेरीमीटर दैट इज 4800 मीटर हो जाएगा आपका। और अगर मैं बात करूं स्पीड की तो स्पीड अपन यहां पे लेते हैं रिलेटिव स्पीड। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड इनका सम हो जाएगी, दैट इज 36 प्लस 54। और अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड इनका डिफरेंस हो जाएगी, दैट इज 54 माइनस 36। लेकिन यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इनका सम हो जाएगा। अब ये जो स्पीड है
ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, लेकिन अपन ने टाइम लिया है, सॉरी डिस्टेंस लिया है मीटर में, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो अपना दे रखा है ऑप्शंस में वो भी सेकंड में दे रखा है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अपन 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली सेकंड में आएगा। 18 से मैं इसको काट देता हूँ, 18 का ये 2 बार में 36, 3 बार में 54, तो 2 + 3 5, तो 5 × 5 25, तो ये हो गया 4800/25। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 48 × 100 और 100/25 हो जाएगा 4, तो 48/4 दैट इज 192 सेकेंड। तो 192 सेकेंड के बाद वो पहली बार मिलेंगे। फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड ए ट्राउजर। तो अपन को यहाँ पे एक डेटा दे रखा है और कॉस्ट प्राइस जो है शर्ट और ट्राउजर उसका रेशियो अपन से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए शर्ट की सेलिंग प्राइस है 1200 रुपए और प्रॉफिट हुआ है 20%, ट्राउजर की सेलिंग प्राइस है 660 रुपए और प्रॉफिट हुआ है 10%। चलिए ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस की, तो देखिए सेलिंग प्राइस है 1200 रुपए और प्रॉफिट हुआ है 20%। तो अगर अपन कॉस्ट प्राइस को 100% मान ले तो 20% प्रॉफिट के बाद जो अमाउंट निकल के आता है वो आता है 120%। दैट मीन्स ये जो शर्ट की सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 1200 रुपए, ये 120% की वैल्यू है और अपन ने माना था 100% कॉस्ट प्राइस को, तो अपन को 100 की वैल्यू निकालनी है। ये हो गई शर्ट की कॉस्ट प्राइस, शर्ट की कॉस्ट प्राइस। अब इसका रेशियो लेना है अपन को ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस के साथ, तो सेम तरीके से ट्राउजर की भी निकाल लेते हैं। ट्राउजर की सेलिंग प्राइस है 660 रुपए और इस पे है 10% का प्रॉफिट, तो ये जो वैल्यू निकल के आई ये 10% प्रॉफिट के बाद आई। तो अगर मैं ट्राउजर की जो कॉस्ट प्राइस है उसको 100% मान लूं तो 10% बढ़ाने के बाद अमाउंट हो जाता है 110%। तो ये जो 660 है ये 110% की वैल्यू है और अपन से 100 की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको लेना है रेशियो, तो देखिए दोनों तरफ 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 120 से ये 10 बार में और 110 से ये 6 बार में, तो 10 और 6 का रेशियो 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, तो रेशियो क्या आ जाएगा 5:3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। If arc PAQ and RBS of a circle are congruent, then find the ratio of PQ and RS। देखिए एक सर्किल की दो आर्क है PAQ और RBS और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो कि भैया कॉन्ग्रुएंट तो हमने केवल अभी तक ट्राइंगल ही सुने थे, ये आर्क कब से कॉन्ग्रुएंट होने लग गई। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब ऐसा नहीं होता कि बस ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसे दो फिगर जिनकी साइज, शेप, एरिया और पेरीमीटर सब कुछ सेम है। तो अगर ऐसे दो फिगर होंगे जिनकी साइज, शेप, साइज वगैरह सब कुछ सेम होगी तो उनको अपन कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब भले ही सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो या फिर आपके पास यहाँ पे जैसे आर्क हो, कुछ भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो अगर आपको ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट दे रखी है इसका मतलब है कि इनकी शेप, साइज सब कुछ बराबर है। तो अगर इनकी शेप, साइज सब कुछ बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि भैया इनका जो रेडियस होगा वो भी बराबर होगा और जो थीटा होगा वो भी बराबर होगा। वैसे भी ये दोनों आर्क एक ही सर्किल की है तो ऑब्वियस है कि भैया रेडियस तो बराबर होनी है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इनका थीटा भी बराबर होगा, मतलब एंगल भी इनका बराबर होगा। अब जैसे अपन मान लेते हैं कि भैया एक तो ये है PAQ और एक है ये RBS, तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो आपके पास बराबर होंगे, ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा और रेडियस तो बराबर होगी सही क्योंकि सेम सर्किल है। तो अपन से पूछा है रेशियो ऑफ PQ एंड RS, तो PQ और RS का रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखिए जब दोनों आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूं कि PQ और RS दोनों बराबर हो जाएगी, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 का। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सिंप्लीफाई का, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 7.3 का होल क्यूब माइनस 4.7 का होल क्यूब डिवाइड बाय 7.3 का स्क्वायर प्लस 7.3 मल्टीप्लाई 4.7 प्लस 4.7 का होल स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट अगर करने जाते हैं तो अपना अच्छा खासा समय खराब करेंगे। डायरेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा इनको ऑब्जर्व कीजिए। जैसे अगर मैं 7.3 को A मान लू और 4.7 को अगर मैं B मान लू तो ये क्या लिखा हुआ है, ये है A क्यूब माइनस B क्यूब और नीचे में अगर आप देखेंगे तो A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जो अपन जानते हैं A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। और नीचे में अगर आप देखेंगे तो यही चीज आपको दे रखी है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये ऊपर नीचे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी रह गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7.3 माइनस 4.7 दैट इज इक्वल टू 2.6। तो यही क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट करने जाते तो अपना अच्छा खासा समय खराब करते और कोई फायदा नहीं होता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब बिना लिखे आप इसको कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18 सेंटीमीटर। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पूछा जा रहा है। एक बहुत ही आसान सा सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। साइड को a मान लेते हैं, साइड कितनी दे रखी है अपने पास 18, तो बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, a की जगह 18, तो 18 मल्टीप्लाई 18, देखिए 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, और 2 से फिर 9 बार में, तो 9 9 जा 81, दैट इज कितना आ गया 81√3, ऑप्शन नंबर 1। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए x प्लस 1/x अपन को 2 के बराबर दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। जब कभी भी आपको x प्लस 1/x 2 या -2 दे रखा हो तो समझ जाइए कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि इस केस में x की डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है। अगर आप चाहे तो पुट करके देख सकते हैं 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2। अगर 2 की जगह -2 दे रखा होता तो फिर उस केस में x की वैल्यू जो है वो -1 हो जाती। बस इतना सा अंतर था। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको, सीधा x की वैल्यू 1 इसमें पुट करनी है। 1 की कुछ भी पावर रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहता है। तो 1 की पावर 2723 रखू प्लस 1/1 की पावर 3356 रखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं, दोनों 1 1 होंगे, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। फिर से एक आसान सवाल, ऑप्शन नंबर 1। इन ए ट्राइंगल PQR, PQ इक्वल टू PR एंड PT इज ए परपेंडिकुलर टू QR। चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले तो PQR। इसमें PQ और PR अपन को दोनों बराबर दे रखे हैं, तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और PT जो है वो परपेंडिकुलर है QR पे, कुछ इस तरीके से, ये अपन मान लेते हैं T पॉइंट। फिर बोला गया है PQ जो है 17 सेंटीमीटर है, PT 15 सेंटीमीटर है। PQ ये 17 है, तो अगर PQ 17 है तो PR भी 17 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। और PT ये जो बीच वाली लाइन है ये आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ QR, तो QR की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। चलिए तो देखिए, जब कभी भी आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो और आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर खींचो, तो परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्ट का भी काम करता है। ये एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। जब कभी भी मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में इस पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट P से, जहां पे दोनों साइड इक्वल है, तो इससे जब मैं नॉन इक्वल साइड पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स ये हो गया कि जितना QT है उतना ही TR भी है। तो अगर QT और TR अपने पास बराबर है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के QT या TR दोनों में से कुछ भी निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए QT क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए 8, 15 और 17, ये एक आपके पास ट्रिपलेट होती है। 17 जिसमें पाइथागोरस से आप जानते हैं कि सबसे बड़ी वाली साइड होगी, बिकॉज 8, 15 और 17 अगर आप ट्रिपलेट की बात करेंगे तो जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वही आपके पास हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस अपन को 17 दे रखी है, तो बाकी जो बची हुई साइड होगी वो 15 और 8 होगी। 15 अपने पास आ चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये 8, तो ये भी 8, तो 8 प्लस 8 16, ऑप्शन नंबर 4। On a circle of radius 7 units, PQ and QR are chords of length 7 units each. What is the length of the chord PR in units? चलिए ठीक है, एक सर्किल बना लेते हैं। इस सर्किल में दो कोड अपन को दे रखी है और Q पॉइंट जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ये है गया PQ और ये हो गया QR। तो यहां पे ये PR की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। चलिए तो यहां पे अपन क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं Q पॉइंट से इस PR के ऊपर। इसको मैंने S नाम दे दिया और इसकी जो हाइट है उसको मैं H मान लेता हूं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये ट्राइंगल जो है वो सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, तो ये सर्किल एक तरीके से सरकम सर्किल हो गया। सरकम सर्किल की जो रेडियस है उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कैपिटल R इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। इन सर्किल की रेडियस को अपन स्मॉल r बोल देते हैं और जो सरकम सर्किल होता है उसकी रेडियस को अपन कैपिटल R बोल देते हैं। तो R कैपिटल R इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। अब कैपिटल R मतलब इस सर्किल की रेडियस अपन को दे रखी है जो कि 7 के बराबर है, और PQ और QR वो भी अपन को दे रखा है 7 7, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और तीसरी साइड हो गई PR जिसको अपन को फाइंड आउट करना है 4। डेल्टा मतलब क्या हो गया, इस ट्राइंगल का एरिया, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे बेस तो हो जाएगा PR
और हाइट हो जाएगा ये h जो कि अपन ने मानी है। तो pr से देखिए pr कैंसिल आउट, एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट। तो यहाँ पे h इक्वल टू आ गया आपके पास 7/2 के बराबर। दैट मीन्स ये जो h अपन ने लिया था ये 7/2 हो गया। अब अगर मैं बात करूं ट्राइंगल PQS में, तो ट्राइंगल PQS एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जहां पे आपको हाइपोटेनियस दैट इज PQ पता है और एक परपेंडिकुलर दैट इज QS पता है। तो क्या आप PS नहीं निकाल सकते? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में PQ स्क्वायर माइनस QS स्क्वायर, और PQ अपने पास है 7 के बराबर, तो स्क्वायर रूट में 7 स्क्वायर माइनस QS दैट इज H जो कि अभी अभी अपन ने निकाला 7/2 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, और इधर अगर आप करेंगे तो 49/4, तो 49 में से 49/4 घटाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 49/4 आ जाएगा, दैट इज हो जाएगा 7√3/2। तो PS आ गया 7√3/2। और अगर मैं बात करूं PR की, तो PR जो होगा वो PS का डबल होगा, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब कभी भी अपन नॉन इक्वल साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस नॉन इक्वल साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये PS और SR दोनों आपस में बराबर होंगे, बिकॉज PQ और QR एक इक्वल साइड्स है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो अगर PS 7√3/2 है तो ये पूरा PR जो है वो 7√3 के बराबर हो जाएगा। PR जो है वो 7√3 के बराबर हो जाएगा। यहां पे आपको कहीं भी 7√3 नहीं दे रखा, तो यहां पे आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए नीचे में तो आ गया √3, और ऊपर में मैं बात करूं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 हो जाता है 3, तो 7 3 21, तो आंसर आ जाएगा 21/√3, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। A total of 2 lakh is divided into two parts for investing in different bank on simple interest. One yields 4% per annum while the other yields 6% per annum. If the total interest at the end of 1 year is equivalent to 4.7% per annum on the whole amount, the amount invested in each bank is respectively. देखिए 2 लाख रुपए को दो अलग अलग पार्ट में दो अलग अलग बैंक में अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट किया गया है। एक बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट देता है और दूसरा बैंक आपको 6% का इंटरेस्ट देता है। आगे बोला जा रहा है कि दोनों बैंक से जो मिला के इंटरेस्ट बनता है एक साल का वो बराबर होता है 2 लाख पे 4.7% के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनेगा उसके। तो यहां पे आप देखिए एक बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा बैंक आपको 6% का इंटरेस्ट दे रहा है, और मिला के जो आपको इंटरेस्ट बन रहा है टोटल वो बन रहा है 4.7%। तो यहां पे अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। इस तरीके से अपन एरो बना लीजिए। अब यहाँ पे एरो जिस साइड में जा रहा है उसी साइड में अपन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 4 में से तो 4.7 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर 4.7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज आ जाएगा 0.7, और 6 में से अगर आप 4.7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 1.3। डिसमल से डिसमल चला जाएगा तो रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया आपके पास 13:7 का। इसका मतलब जो 4% के हिसाब से अपने पैसा इन्वेस्ट किया था वो 13 यूनिट्स किया था, और 6% के हिसाब से 7 यूनिट्स किया था। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 13 + 7 20। तो 20 की वैल्यू मैं बोल सकता हूं कितनी दे रखी है अपन को, वो दे रखी है 2 लाख के बराबर। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 13 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,30,000, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 70,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1,30,000 एंड 70,000। इफ tan थीटा इक्वल टू 8/15 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए tan थीटा आपको दे रखा है, तो sin थीटा आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं, इसको मैं बोल दूं थीटा, तो अपन जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसी को अपन परपेंडिकुलर मानते हैं, और थीटा जिसके ऊपर टिका हुआ है उसको अपन बेस मानते हैं, मतलब ये नीचे वाली साइड ये हो गई अपनी बेस। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8/15 है, तो परपेंडिकुलर हो गया 8 और बेस हो गया 15। अब यहाँ पे मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ, 8 15 और 17 ये ट्रिपलेट होती है, तो हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, 17 के बराबर। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया 8 और हाइपोटेनियस हो गया 17। अब मैं अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करूं तो आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये है अपने पास 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा डाला 8/17 डिवाइड बाय 1 प्लस 8/17, तो यहाँ पे 17 तो एलसीएम आ जाएगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 17 माइनस 8/17 डिवाइड बाय 17 + 8/17, ये 17 17 कैंसिल आउट,
और 17 में से 8 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 9 के बराबर, और 17 प्लस 8 हो जाता है 25, तो 9/25 स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन को अपन एक और तरीके से कर सकते थे। ये जो अपने पास आइडेंटिटी दे रखी है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, ये डायरेक्टली आपको याद भी होनी चाहिए वैसे तो, ये इक्वल टू होती है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहां से आप देखिए सेक थीटा अगर आप निकालेंगे तो सेक थीटा क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा आपके पास 17/15, और टेन थीटा तो आपको दे रखा है 8/15। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तब भी आपके पास आंसर 3/5 ही आएगा। The present age of A and B are in the ratio of 3:4. 5 years back, the ratio of their ages was 2:3. What is the present age? देखिए A और B का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो दे रखा है 3:4, और 5 साल पहले का रेशियो दे रखा है 2:3। तो इस तरीके की क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले तो डिफरेंस चेक करते हैं। ए और बी का पहले जो डिफरेंस था क्या अभी भी सेम डिफरेंस है क्या, तो पहले डिफरेंस था 2 और 3 में 1 का, और अब है 3 और 4 में 1 का, दैट मीन्स डिफरेंस बराबर है। तो अगर डिफरेंस बराबर है तो सीधा सीधा यहां से आप देखेंगे 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है, इधर भी 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, तो ये 1 का डिफरेंस मैं बोल सकता हूं 5 साल के बराबर है। ये 1 यूनिट जो है वो 5 साल के बराबर है। अपन से प्रेजेंट एज पूछ रहा है ए की जो कि 3 यूनिट के बराबर है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 3 15, 15 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज जो है ए की वो हो जाएगी 15 ईयर्स के बराबर। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर 71785 गेनिंग 1/5 ऑफ ए सेलिंग प्राइस। देखिए सेम क्वेश्चन बहुत ज्यादा शिफ्ट में पूछा गया है। यहां पे अपन से गेन परसेंटेज पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि सिद्धि ने अपने स्कूटर को 71,785 रुपए में बेचा, तो ये सेलिंग प्राइस दे रखी है, और बोला जा रहा है कि जो गेन उसको मिला वो सेलिंग प्राइस का 1/5 है। तो अगर मैं बात करूं जैसे सेलिंग प्राइस का 1/5, सेलिंग प्राइस को मैं 5 रुपए मान लेता हूं, ये जो इनने दे रखी है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने मान लिया कि सिद्धि ने अपने स्कूटर को केवल 5 रुपए में बेचा, तो गेनिंग गेन कितना हो जाएगा अपने पास, मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट है 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स 5 का 1/5, तो कितना हो गया 1 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू अपन जानते हैं सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो 5 में से 1 गया तो 4। तो गेन परसेंटेज कितना हुआ, गेन परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, तो कितना हो जाएगा 25% का। ऑप्शन नंबर 2। The following pie chart below shows the expenditure in book publishing by publisher under various heads। देखिए एक पाई चार्ट अपन को दे रखा है, ये पाई चार्ट जो है वो अलग अलग चीजों में खर्चा दिखाता है एक बुक को पब्लिश करने में। जैसे कि प्रिंटिंग में 30% खर्चा होता है, पेपर जो है वो पूरे का 25% खर्चा रखता है, बाइंडिंग 15%, रॉयल्टी 20%, और बाकी चीजों में 10% खर्चा होता है। बाकी चीजें मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह उन चीजों में। क्वेश्चन है गिवन दैट मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 270 रुपए। अगर एक बुक की मार्क प्राइस 270 रुपए निकल के आती है तो अपन से पूछा जा रहा है कॉस्ट ऑफ पेपर टू पब्लिश ए सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। अब अगर मैं बात करूं पेपर, तो पेपर में टोटल का कितना खर्चा होता था, 25% खर्चा होता था। बोला जा रहा है कि जो मार्क प्राइस है बुक की वो कॉस्ट प्राइस पे 20% ज्यादा करके सेट की गई है। मतलब ये जो मार्क प्राइस 270 रुपए दे रखी है ये कॉस्ट प्राइस पे 20% ज्यादा करी है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मान लूं तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, मार्क प्राइस आपके पास हो जाएगी 120%, और अपन को कॉस्ट प्राइस मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 120 से करेंगे डिवाइड, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे ये 1 0 से 1 0 आपके पास कैंसिल आउट, उसके अलावा 3 से 9 बार में, 3 से 4 बार में, और 4 से 25 बार में, तो 9 × 25 दैट इज इक्वल टू हो गया 225। दैट मीन्स कि एक बुक की जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 225 रुपए निकल के आती है। लेकिन अपन को पूरे बुक की कॉस्ट प्राइस नहीं बतानी, अपन को सिर्फ पेपर की कॉस्ट प्राइस बतानी है। मतलब प्रिंटिंग, बाइंडिंग या रॉयल्टी वगैरह में जो खर्चा हुआ उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, केवल पेपर खरीदने में कितना खर्चा हुआ वो अपन को बताना है। तो जब कभी भी पाई चार्ट आपको परसेंटेज में दे रखा हो तो उसकी टोटल वैल्यू अपन 100% मान के चलते हैं। दैट मीन्स कि 100% की वैल्यू अपन को दे दी 225, और पेपर की जो कॉस्ट प्राइस है वो है पूरे की 25%, तो 25% की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए 1/4 होता है
100 का अगर मैं 1/4 निकालूंगा तो वो 25% आएगा, तो मैं सेम तरीके से 225 का निकालना है 1/4, तो 4 का 5 बार में 20, 6 बार में 24, तो हो जाएगा अपने पास 56.25। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इसका मतलब केवल पेपर खरीदने में 56.25 रुपए का खर्चा होता है। The radius of the base of a right circular cone is 9 cm and its length height is 49 cm. Find the curved surface area of the cone. देखिए अपन को रेडियस दे रखी है एक राइट सर्कुलर कोन की और स्लेंट हाइट दे रखी है, कर्व्ड सरफेस एरिया अपन से पूछा जा रहा है। जैसे ये एक कोन है, इसमें अपन को एक तो बेस की रेडियस दे दी ये वाली जो कि है 9 सेंटीमीटर, साथ ही साथ स्लेंट हाइट दे दी ये वाली जो कि है 49 सेंटीमीटर। तो अपन को फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, तो वो होता है अपने पास पाई आर एल। तो यहां पे अपन को कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बिकॉज सब कुछ अपन को दे रखा है। पाई है 22/7, रेडियस है 9 के बराबर और स्लेंट हाइट है 49 के बराबर, तो 7 से 7 बार में तो ये आ गया 22 इंटू 9 इंटू 7, दैट मीन 22 इंटू 9 से बन जाए 63। मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो यूनिट डिजिट से भी अपना काम चल जाएगा। 3 इंटू 2 होता है 6, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6 आएगी, जो कि केवल एकमात्र ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द रिमाइंडर इफ 19 की पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 20। देखिए 19 की पावर 200 को 20 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर पूछ रहा है, तो 19 जो है उसको अपन क्या करेंगे 20 की शकल में लिखेंगे। तो यहां पे 19 की जगह मैं लिख दूंगा 20-1 और उसकी पावर चल गई 200। अब जब आप इसको 20 से डिवाइड करोगे तो 20 से डिवाइड करने पे होगा क्या, ये 20 तो आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, केवल यहां पे बच जाएगा -1, तो ये हो गया -1 की पावर 200। अब माइनस साइन को जब अपन इवन पावर डालते हैं माइनस साइन पे तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और 1 की तो कुछ भी पावर रख लो वो 1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1। तो मैं बोल सकता हूं कि रिमाइंडर कितना आएगा, वो आएगा 1 के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। The mean proportional of 4a square and x is 1/5a, where a is a positive number, then the value of x। देखिए मीन प्रोपोर्शनल अपन को दे रखा है 4a स्क्वायर और x का, जो कि 1/5a, तो x की वैल्यू अपन से पूछ रहा है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल मतलब b, दैट इज इक्वल टू रूट ac, जहां पे a है आपके पास 4a स्क्वायर और c है x, तो यहाँ पे b आपको दे रखा है 1/5a, तो 1/5a इक्वल टू a की जगह डाल दिया 4a स्क्वायर और c की जगह डाल दिया x। तो अब आप यहां पे देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ गया 1/25a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई x। ये 4a स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/25a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया 100, ये बन गया 100 इंटू a की पावर 4। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। The average weight of 10 students is increased by half a kg when one of the students weighing 51 kg is replaced by a new student. Find the weight of the new student। तो यहां पे आप देखिए 10 स्टूडेंट का एवरेज वेट आधा किलो बढ़ गया जब एक 51 किलो वाले स्टूडेंट को किसी नए स्टूडेंट से रिप्लेस किया गया। तो नए स्टूडेंट का वेट अपन से पूछा जा रहा है। अब नए स्टूडेंट के आने से वेट जो है बढ़ गया, एवरेज वेट बढ़ गया। इसका मतलब यह हुआ कि नया स्टूडेंट हर खिलाड़ी के लिए कुछ कुछ वेट एक्स्ट्रा लेके आया, मतलब नया स्टूडेंट इतना वेट एक्स्ट्रा लाया कि हर खिलाड़ी को अपन को आधा आधा किलो देना पड़ गया। तो अगर मैं बात करूं तो नया स्टूडेंट अपने साथ पुराने खिलाड़ी का वेट तो लेके आएगा ही सही, जब भी जाके एवरेज वेट बढ़ा, दैट इज 51 किलो। साथ ही साथ हर खिलाड़ी के लिए आधा आधा किलो वेट भी एक्स्ट्रा लेके आया, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा वेट बढ़ा, एवरेज जो बढ़ा, वो कहां से बढ़ा, वो नए स्टूडेंट के वेट की वजह से बढ़ा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 10 स्टूडेंट पे आधा आधा किलो और बढ़ गया, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 51 प्लस 5। तो नया स्टूडेंट जो आएगा वो कितना वेट लाएगा, वो लाएगा 56 kg। ऑप्शन नंबर 2। सिंप्लीफाई साइन ए बाय 1 प्लस कोस ए प्लस कोट ए वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। तो यहां पे आप देखिए दो तरीके, एक तो अपना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा ए की कुछ वैल्यू डाल दें। लेकिन यहां पे ऑप्शन जो है वो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में ही दे रखे हैं, तो फिर सेम ए की वैल्यू आपको ऑप्शन में भी डाल के चेक करनी पड़ेगी। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस ए की वैल्यू के लिए कोई दो ऑप्शन सेम ना हो जाए, वरना अगर आपके वही सेम वाले ऑप्शन ही आंसर आ गया तो फिर आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा सही आंसर होगा। तो यहां पे आप देखिए अगर मैं बात करूं ए की कुछ वैल्यू के लिए, तो यहां पे आप जीरो नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते जीरो, क्योंकि कोट जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। तो जब कभी भी अपन ए की कुछ वैल्यू डालें तो उस वक्त अपन को यह बात ध्यान रखनी पड़ती है कि ऐसा ऑप्शन ना डालें
जिसपे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट डिफाइन हो जाए, मतलब ए की ऐसी वैल्यू ना डाले जिसपे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट डिफाइन हो जाए। तो यहाँ पे अपन ए 0 नहीं डाल सकते। ए अगर आप 90 डालेंगे तो 90 पे भी दिक्कत क्या है कि कोसेक 90 साइन 90 ये बराबर होते हैं, और साथ ही साथ साइन ए प्लस कोस ए ये भी आपके पास 1 के बराबर ही होता है, बिकॉज कोस 90 0 साइन 90 1, तो ये भी 1, साइन 90 1 कोसेक 90 1, तो तीन ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो फिर तो भैया बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब अपने पास बचते हैं 30 45 और 60। तो इन तीनों में से आप कोई डालिए, लेकिन 45 में भी दिक्कत क्या है कि साइन और कोस आपके पास बराबर हो जाते हैं। चलिए 45 आप डाल के देख सकते हैं, हो सकता है कि इसका आंसर साइन या कोस मतलब 1/√2 ना आए, क्योंकि 45 पे साइन और कोस 1/√2 होता है, तो इसका आंसर हो सकता है 1/√2 ना आए, कुछ हो रहा है। तो अगर कुछ हो रहा है जब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे a = 45 डालू तो साइन 45 होता है 1/√2 और cos 45 भी होता है 1/√2 और कोट 45 1 के बराबर होता है। तो यहां पे आप देखिए ये कितना आ जाएगा आपके पास, ऊपर नीचे √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 +1 +1। तो यहां पे अपन रेशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे आपको क्या करना है, √2 - 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। ऊपर नीचे जब आप √2 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में तो आ गया √2 - 1 और नीचे में हो गया आपके पास √2 +1 इंटू √2 - 1, दैट इज a + b इंटू a - b, दैट इज a² - b²। तो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 दैट इज 1 और +1। तो यहाँ पे ये 2 - 1 तो 1 हो गया, तो ये -1 से +1 कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा √2 के बराबर। अब अगर मैं बात करूं cos 45 तो ये 1/√2 होता है, कोसेक 45 ये अपने पास √2 के बराबर होता है, साइन 45 भी 1/√2 होता है और साइन प्लस कोस तो 1/√2 + 1/√2 दैट इज इक्वल टू √2। तो यहां पे आप देखिए फिर से दो ऑप्शन आपके पास सेम हो गए, 1/√2 + 1/√2 ये भी √2 आ गया। अब यहां पे डिसाइड कैसे करें कि आंसर कोसे के आएगा या साइन ए प्लस कोसे आएगा, डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर अपन a = 45 पे नहीं चल सकते, अब अपन को या तो a = 30 या a = 60 डालना पड़ेगा, उस पर आपका आंसर आ जाएगा, आप डाल के चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि अगर इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से करना होता तो कैसे करते। तो साइन a बाय 1 + कोस ए, इसमें आप क्या कीजिए 1 - कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। जब कभी भी आपके पास नीचे में 1 + साइन ए 1 - साइन ए 1 + कोस ए या 1 - कोस ए इसमें से कुछ भी आए तो आप नीचे वाले के साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको अपना आंसर दिखता आता हुआ दिख जाएगा। तो यहां पे आप देखिए ऊपर तो हो गया साइन इंटू 1 - कोस ए, नीचे में अगर मैं बात करूं तो ये बन जाता है 1 + कोस इंटू 1 - कोस ए इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर ए, दैट इज हो जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोट ए। तो यहां पे एक साइन से तो एक साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/sin ए माइनस कोस ए बाई साइन ए प्लस कोट ए। तो 1/sin ए हो गया कोसे के और कोसे बाई साइन ए ये हो गया कोट ए और प्लस में भी क्या है कोट है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा केवल आ जाएगा कोसे के। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि एक सिंगल आंसर आ गया दैट इज कोसे के, तो यही अपना आंसर होगा। चलिए, in an election between two candidates the one who gets 88% of the votes is elected by a majority of 684 votes, what is the total number of votes for। देखिए दो कैंडिडेट के बीच में एक इलेक्शन हुआ है जिसमें एक कैंडिडेट को 88% वोट मिले और वो 684 वोट की मेजोरिटी से जीता है। तो यहाँ पे अपन को कुछ भी नहीं बोला गया कि कोई भी इनवैलिड वोट नहीं डाले और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोगों ने वोट नहीं डाले। तो यहाँ पे मैं मान के चलूंगा कि जितने भी लोग हैं सबने वोट डाले और जितने भी वोट डले वो सारे वैलिड थे, आगे लिख के भी दिया गया ऑल पोल्ड वोट्स आर वैलिड। तो यहाँ पे अपन मान लेते कि 100% वोट्स डले, इस 100% में से 88% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे बाकी बचे हुए, दैट इज 12% मिलेंगे। और बोला जा रहा है कि जीतने वाले को हारने वाले से 684 वोट ज्यादा मिले, दैट मीन्स कि इनका डिफरेंस हो जाएगा 684 के बराबर। तो यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 76% की वैल्यू आ गई 684। 76 से मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा तो ये 9 बार में चला जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई 9। अपन से पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कि अपन ने 100% माने थे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हो जाएगी 9 × 100 दैट इज 900, ऑप्शन नंबर 3।
चलिए ठीक है, तो देखिए एक आसान सवाल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पे आप देखिए सीधा सीधा 6/53 को तो आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये तो सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया। इसका डेन्यूमिनेटर इतना ज्यादा बड़ा है कि ओवरऑल क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी, तो 6/53 तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता। अगर पूछा जाता है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो बिना सोचे समझे अपन 6/53 लगा देते, क्योंकि सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत छोटा नंबर होगा। बाकी ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, 2/3, 79/90 और 33/44, इनमें अपन से डिसाइड करना है। चलिए सबसे पहले यहां पे अगर अपन देखिए तो 11 से अपन इसको काट सकते हैं 3 बार में, और इसको काट सकते हैं 4 बार में। तो 2/3 और 3/4 में डिसाइड करना बहुत आसान है। 2/3 होता है 0.66 और 3/4 होता है 0.75। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? साफ साफ दिख रहा है भैया 0.75 बड़ा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ा तो अपन को वैसे ही मिल गया। अब केवल दो ऑप्शन बचे, 79/90 या 3/4, इनमें कौन सा बड़ा होगा? तो देखिए जब आपके पास ऑप्शन केवल दो बचे, तो एक आसान तरीका तो यह है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 79 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36 की 6, 3 कैरी चला गया, 7 चौको 28 और 3 31, और 90 का 3 बार में हो जाता है 270। अब यहाँ पे कौन सा बड़ा है? तो यहाँ पे 316 बड़ा है। दैट मीन्स कि 79/90 जो है वो 3/4 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अपन बोल सकते हैं कि 79/90 अपना आंसर होगा। जब दो ही ऑप्शन बचते हैं तो फिर उस केस में तो निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। और नहीं तो एक तरीका ये भी था कि जैसे 90 का अगर मैं 3/4 निकालूं तो वो कितना आएगा? तो 90 का 1/4 हो जाता है 22.5। तो 22.5 मल्टीप्लाई 3 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 67.5। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर 79 की जगह 67.5 होता तो फिर ये 3/4 दैट इज 0.75 होता, लेकिन 67.5 से तो बहुत ज्यादा है 79, इसका मतलब ये 0.75 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। After offering two successive discount, a toy with a mark price of 150 is sold at a 105. If the value of the first discount is 12.5%, what is the value of the second discount? देखिए दो डिस्काउंट दिए गए सक्सेसिव, और जो मार्क प्राइस है 150 की, उसको अपन ने 105 रुपए में बेचा है। पहला डिस्काउंट 12.5% का है, तो दूसरा डिस्काउंट कितने का होगा ये अपन से पूछा जा रहा है। चलिए 12.5 का एक जो डिस्काउंट है वो तो अपन पहले दे देते हैं। अगर आप 150 पे 12.5 का डिस्काउंट दोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? टोटल वैल्यू को 100% माने तो 12.5 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 100 माइनस 12.5 दैट इज कितना हो गया? 87.5%। तो वैल्यू निकल के आ जाती है 87.5%। इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो देखिए 50 से 3 बार में, 50 से ये हो गया 2 बार में, 2 से अगर अपन इसको काटेंगे तो 2 का 4 बार में, 2 3 6, 2 का 7 बार में और 5 बार में। तो 3 इंटू 43.75 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 15 की 5, एक कैरी चला गया, 7 3 21 और 1 22, 2 कैरी चला गया, 3 3 9 और 2 11 की 1 कैरी चला गया, 4 3 12 और 1 13, 131.25। अब जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया होगा वो ऑब्वियस है कि 131.25 पे दिया गया होगा, और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आई होगी वो 105 रुपए आई होगी। तो अगर मैं बात करूं 131.25 से 105 रुपए बने तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया? तो मैं बोल सकता हूं कि भैया यहाँ पे अपन को 26.25 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। और ये जो 26.25 रुपए का डिस्काउंट है ये कितने पे दिया गया? तो ये 131.25 पे दिया गया। तो बस यहां से अपन को दूसरा डिस्काउंट मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दीजिए, ये 0 से 0 हटा दीजिए। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे है ये कि थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई है ना, कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, थोड़ा डायरेक्ट तो करना मुश्किल हो जाएगा काफी। जैसे 25 से अपन इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। चलिए 25 से कर देते हैं। 25 का सबसे पहले 4 बार में नहीं 5 बार में हो जाएगा 125, फिर 62, तो 25 का 2 बार में 50, और कितना आ रहा था? 62 मतलब 12, मतलब 125, तो फिर से 5 बार में, और ये 25 का 4 बार में। फिर से अगर मैं 25 से इसको कैंसिल आउट करूं तो 25 का 2 बार में 50, 25 का 1 बार में 25, 25 का 1 बार में 25, है ना। तो ये 12, 12 का मतलब 0, और ये 5 बार में 125, तो 21 का हो गया ये 5 बार में, और 5 चौको आ गया 20%। दैट मीन्स कि 20% का सेकंड डिस्काउंट दिया गया है। देखिए ये तो हुआ एक तरीका। एक और तरीका है इसको करने का। यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया? 150 से 105, मतलब 45 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। कितने पे? 150 पे। तो मल्टीप्लाई बाय 100% करके यहाँ पे अपन टोटल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। टोटल डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 15 से 3 बार में
और 3 इंटू 10 मतलब 30%। तो 30% का टोटल डिस्काउंट दिया गया। अब डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में निकालने का फॉर्मूला अपन जानते हैं, x1 प्लस x2 माइनस x1 x2 डिवाइड बाय 100। तो दिस इज इक्वल टू 30%। x1 है 12.5, x2 को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है, और ये 12.5 x2 बाय 100 इक्वल टू 30। तो यहां से आप x2 की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आपके लिए आसान पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आसान ही है, मतलब कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए 12.5 का सीधा अपन 8 बार में इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये 12.5 उधर जाएगा, तो 30 माइनस 12.5 आपके पास आ गया 17.5, और x2 माइनस x2 बाई 8 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 7x2 बाई 8। दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 17.5। तो 7 से अपन इसको काट सकते हैं, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। तो x2 इक्वल टू हो गया 2.5 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 20। तो जो दूसरा डिस्काउंट दिया जाएगा वो कितने का दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 20% का। दोनों तरीके में से कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से बनाने का मोटिवेशन मिलता है कि भैया हम जो बता रहे हैं वो किसी न किसी के काम आ रहा है। इसलिए प्लीज लाइक कर दे करिए। लाइक करने में आपको कुछ भी नहीं जा रहा, बस आपको एक बटन दबाना है, जो कि आसानी से हो जाएगा। तो प्लीज लाइक करिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते रहेंगे अपन इसी तरीके से। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।